हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं वीएमएमसी सफदरजंग का स्टूडेंट हूँ। अब यार नीट में 4 से 5 महीने बचे हैं, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप क्या पढ़ रहे हो। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, क्योंकि यार पढ़ तो आप उतना ही पाओगे, इतना आपकी लिमिट है। दिल से पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ो वो ज़रूरी नहीं है, पर जो पढ़ रहे हो यार वो अच्छे से पढ़ना। इस टाइम पे वो काम मत करना कि रैंडमली कोई भी बुक उठा ली, मैं पढ़ने बैठ गया, आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मैंने बुक उठाई, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। वो मत करना यार। प्लान बना के चलना कि हाँ इस हफ्ते में या इस महीने में मुझे ये सिलेबस उठाना है, अगले महीने में मुझे ये सिलेबस करना है, उसके अगले में मुझे ये करना है, फाइनली सारे साथ में क्लब करके मुझे प्रिपेयर करने हैं। अगर आप इस टाइम पे ब्लाइंडली पढ़ोगे तो यार आपको पता नहीं चल पाएगा कब ये 5 महीने बीत जाएंगे और आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इस टाइम पे एक एडवाइस दूंगा आपको मैं कि जो आपका सिलेबस है वो डिवाइड करो और अच्छे से प्लान डिवाइड करो। जितना आपका डिवीजन अच्छा होएगा उतना आपकी जो स्टडी होएगी, जितने आप स्टडी आवर्स दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, वो उतना ही वैल्यूएबल होएगा और उतनी ही एफिशिएंट जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने टेस्ट के स्कोर भी देखना यार, ये नहीं कि जब टेस्ट आ रहा है तभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। अपना वैसे शेड्यूल बना के रखो कि हाँ मुझे आपको नीट देना है ना, तो अब नीट से ला लो 2 से 2.5 महीना पहले आपके फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि फुल सिलेबस टेस्ट है तो उससे पहले मुझे सारा उड़ा देना है। सारा मत उड़ाओ, पर जितना आपको वीक लगता है उतना उतना तो कर लो, ताकि आपको जो टेस्ट का स्कोर है वो अच्छा होए। बाकी टेस्ट देके आपको पता तो चल ही जाएगा कि आपकी कौन से चैप्टर में गलतियाँ हो रही हैं। तो यही ट्राई करना कि जितना जल्दी हो सके आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। जितना जल्दी फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, इनको मुझे कवर अप करना है, ठीक है यार। अब आज के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। अब एनवायरमेंटल इश्यूज पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हमारा एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, दूसरा हमारा वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, उसके बाद हमारा ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन में आपको जितने भी एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या एनवायरनमेंट प्रिवेंशन के दिए हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जितने भी डिवाइसेस के बारे में एनसीईआरटी में दिए हैं और जितनी भी एयर पोल्यूशन क्वालिटी की वैल्यूज दी हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो सल्फर कंटेंट हो, चाहे वो एरोमेटिक कंटेंट हो, चाहे फ्यूल्स के बारे में जितना भी दिया हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती हैं। फिर आपका वाटर पोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बायोमैग्निफिकेशन, आपका बीओडी, हमारा यूट्रोफिकेशन। ये 3-4 टॉपिक्स हैं यार जिनके बारे में डिटेल में आपने पढ़ना है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, इससे आप मिस मत करना। उसके बाद आ जाता है हमारा ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन में वही इसके कॉमन इफेक्ट्स किसकी वजह से होते हैं, फिर कॉमन कॉजेस किसकी वजह से होते हैं, उसके बाद इसके कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं यूवी रेडिएशन के आने के। और हमारा ग्लोबल वार्मिंग में भी सेम चीज़ है, इसके कॉमन इफेक्ट्स क्या है, एलिनो इफेक्ट हो गया आपका, और इसके कॉमन कोजेस क्या हैं, किन किन गैसेस की वजह से होता है। एनसीईआरटी में जो पाई चार्ट दिया आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं इस चैप्टर में, प्रिवेंशन एक्ट्स हो गए या प्रोटोकॉल्स हो गए, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ट्राई करना है यार जितने भी रिसेंट प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनकी जगह और ईयर याद कर लेना, चांसेस हैं कि पूछ लें। बस ये सारी चीज़ें जो आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2018 में आया है, मैचिंग है, इन्हीं सब चीज़ों में से टॉपिक्स उठाए हुए हैं, इजीली आपकी हो जाएगी ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2018 में ओजोन डिप्लीशन भी आया यार ये। और हाँ, ओजोन डिप्लीशन का आप मैकेनिज्म भी पढ़ लेना यार, क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, आपके वहाँ भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये भी ओजोन डिप्लीशन से ही आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 वर्ल्ड ओजोन डे नीट 2018 में आया था, 16 सितंबर होता है, याद कर लेना यार, ओजोन डिप्लीशन पे आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका एयर पोल्यूशन पे आया है नीट 2017 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका बीओडी पे आया है नीट फेज 2 2016 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपके वाटर पोल्यूशन से आया है नीट फेज 2 2016 में ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका बायोमैग्निफिकेशन से आया है नीट फेज 2 2016 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये फिर से वाटर पोल्यूशन पे नीट 2016 में ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया था, 1980s में, ये आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
वही आपको बताया मैंने कि एनसीईआरटी में जितने भी प्रिवेंशन के एक्ट्स दिए हैं उनके ईयर याद कर लेना और नाम मस्ट है यार। कोई बेट उठा के सीधा सीधा पूछ सकते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप आराम से स्कोर करेंगे। पढ़ लेना, एनसीईआरटी वाले पढ़ लेना, इतने ज़्यादा भी नहीं दिए मुश्किल से। इकोलॉजी वाले चैप्टर में हर चैप्टर में 3 या 4 ही ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जो आपको याद करनी होगी ऑन एन एवरेज, तो वो सब देख लेना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आपके यूट्रोफिकेशन पे आ गया यार। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंट ईयर्स में सामने आया है वो आपका ओजोन डिप्लीशन और आपका वाटर पोल्यूशन ही आ रहा है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, जैसा आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो ये आपको पढ़ना है। अगला आपका एसिड रेन, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका। बाकी आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है तो आपको वहाँ से ही पता होगा। ये आया था AFMT 2015 में आपका। नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है यार, इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2012। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी रिसेंट ईयर्स में हुई है यार, रिसेंट 2 या 3 याद कर लेना, सफिशिएंट है, पूछ सकते हैं, चांसेस होते हैं। ये हुई थी AFMT 2015 में आया था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 BOD पे, सीधा सीधा है ये तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये फिर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे आ गया यार, तो ये रिसेंट वाली याद कर लेना, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये आया था 2015 में। नेक्स्ट आपका साइलेंट स्प्रिंग किसके ऊपर थी, AFMT 2015 में आया था, ये तो अब याद कर लेना यहीं से यार, इसका रेफरेंस कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रबर पे आया, ये AFMT 2014 में आया। ये एनसीईआरटी में चैप्टर के पहले पेज पे दिया हुआ है, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वहाँ से पढ़ लेना है दोनों डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका लाइकेंस पे आया यार, जनरलाइज टर्म है, ये आप वाटर पोल्यूशन में भी यहाँ पे पढ़ोगे और जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर में लाइकेंस के बारे में पढ़ते हो वहाँ भी दिया हुआ है ये आया था AFMT 2014 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, ओजोन डिप्लीशन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है यार एनसीईआरटी में, पहले से ही पता होगा आपको, ये आया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, ईजी है ये, जनरलाइज्ड है, पहले ही पता होगा आपको, बाकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ 2013 में आया था। फिर आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 2013 में। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जितने भी एक्ट दिए पढ़ लेना यार। अगला क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, ये आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा निकाल लेना नेट से। प्रोटोकॉल और कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी रिसेंट है उनके बारे में जितना आप याद कर पाओ, ज़्यादा याद नहीं करना, किस लिए हुई थी ये याद कर लेना, कहाँ हुई थी और किस ईयर में हुई थी, बस ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये 2013 में आया था। नेक्स्ट आपका भी स्टेटमेंट्स है, इन सब टॉपिक्स में से स्टेटमेंट्स उठाई हुई है, यह 2012 में आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका भोपाल ट्रेजेडी पे आया था, 2011 में आया था ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर है यार। ये आप जब मैंने आपको रिविजन शीट आप देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है पर एडिशनल कुछ नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जितना याद कर पाओ कर लेना यार, 2 ही हैं इजीली याद कर लोगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस पूछी हुई है, पहले से ही पता होती हैं यार, ये तो 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, गुड ओजोन, फिर से सेम टॉपिक पे 2011 में। क्वेश्चन नंबर 29, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, इजी क्वेश्चन है यार, 2011 में आया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 30, फिर से ग्रीन हाउस गैसेस 2010, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये फिर से आपके वाटर पोल्यूशन पे आएगा 2010 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, ये आपके डीबी की यूनिट पूछी हुई है, एयर पोल्यूशन के स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये, बाकी पहले से ही पता होता है डेसिबल का सबको, AFMT 2010 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये फिर से ग्लोबल अरेंजमेंट एंड स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज, ये आपका कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल पे आया, तो पढ़ लेना यार इसके बारे में। एनसीईआरटी में 2 या 3 ही दी हुई हैं, बाकी जितनी भी है एक्स्ट्रा पढ़ लेना अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ये तो सारी एनसीईआरटी की लाइन्स ही है, AFMT 2009 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपका, ओजोन डिप्लीशन में, ये आया था 2009 में। ये इसमें याद कर लेना यार, ये कहाँ हुई थी और किस ईयर में हुई थी, कनाडा में हुई थी, और ईयर याद कर लेना और कब अमेंड और कब ये इफेक्टिव हुई थी, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 36, BOD पे आया 2009 के अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 37, चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट के लिए हुआ था, तो लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो, हिंदी में चैप्टर भी पढ़ोगे यार, तो ये पता ही होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, DDT बायोमैग्निफिकेशन, वही सेम चीज़, APMT 2009 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, ये ग्रीन हाउस गैसेस पे आ गया फिर से। इसमें परसेंटेज भी दिया है, NCERT में पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें सारी परसेंटेजेस आपको मिल जाएगी इजीली। नीट APMT 2008 में आया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट। ये भी आप ये वाला तो आप खैर NCERT में दिया हुआ है यार, पढ़ लेना, ये वहीं से 2008 में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, ये एयर पोल्यूटेंट्स के साइज पे आया है। एयर पोल्यूशन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, ये 2008 में आया था। नेक्स्ट आपका भाई वाटर पोल्यूशन पे ही आया, सारे स्टेटमेंट्स ये 2008 में आई थी, सब NCERT से उठाई हुई हैं, तो आप अगर वहाँ से पढ़ लोगे क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर आपका फिर से वाटर पोल्यूशन पे ही अगला क्वेश्चन भी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वाटर पोल्यूशन पे आए हैं, तो 2-3 टॉपिक्स हैं वाटर पोल्यूशन में भी, सब टॉपिक्स, उस हर टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है यार। क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, इन कोल फायर प्लांट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के फंक्शन पे आएगा। एयर पोल्यूशन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये पढ़ लेना यार। स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ईजी भी हैं, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। जनरलाइज क्वेश्चन है यार, ये 2007 में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, मॉनिटरी प्रोटोकॉल पे आ गया आपका, कब पास हुआ था ये आया था आपका 2006 में। तो ये थे चैप्टर के बारे में यार। 46 क्वेश्चंस देखे हमने, उसमें से जो मेन क्वेश्चंस आए वो आए आपके वाटर पोल्यूशन से और आपके ओजोन डिप्लेशन से, और उसके बाद आपके एयर पोल्यूशन से, और सारे जनरलाइज्ड इसी क्वेश्चंस आए हैं। कोई ऐसा रटने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं, जनरलाइज्ड टर्म्स है, याद कर लेना यार। फिर से वही बोल रहा हूँ आपको कि जो आपके रिवीजन प्लानिंग है फुल सिलेबस साथ में करने के, वो अभी से स्टार्ट कर लो। पूरा सिलेबस अभी से कंपाइल करके साथ में लेकर चलोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।